नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर में से हमने एक टॉपिक लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। देखिए, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेंगे और उसमें आवेश को गति करवाएंगे और गति की अलग अलग कंडीशन यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं। इसके साथ में इस वीडियो में आप देखेंगे उत्तर ध्रुवीय ज्योति की जो घटना है उसकी व्याख्या भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण रिजल्ट्स यहाँ पर निकलेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको आगे की जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको हमारे YouTube चैनल से हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं इस वीडियो के मध्य में आपको एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूर्णतया NCERT RBSC के कोर्स पर आधारित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक की कि चुंबकीय क्षेत्र। हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ लिया है। चुंबक या किसी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को या चुंबकीय ध्रुवक को रखने पर वह आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है, तो उस क्षेत्र को हमने चुंबकीय क्षेत्र कहा था। क्लियर? फिर है आवेश की गति। देखिए दोस्तों, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है और उस बल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा यहाँ पर, और उन बल लगने वाले बलों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है, कहाँ पर मौजूद है कोई आवेश? विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर विद्युत बल काम करेगा। देखिए, आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, विद्युत क्षेत्र में है तो उसके ऊपर विद्युत बल लगेगा। कौन सा बल काम करेगा? विद्युत बल कार्यरत होगा। विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। देखिए, धनावेश पर तो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे ये हमारे पास में एक धनावेशित प्लेट है और ये हमारे पास में एक ऋणावेशित प्लेट है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न होगा जो कि धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगा। अब यदि आप यहां पर कोई आवेश रख देते हैं, यदि यहां पर आपने क्या रखा? कोई धनावेश रखा, तो धनावेश पर बल लगेगा और वो जो बल होता है वो सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ये जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और बल का जो मान होता है वो Q इंटू E के रूप में होता है। इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। जब आवेश धनात्मक हो तो धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। यह समझ आ गया? धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, जो धनावेश है और इसके ऊपर लगने वाला जो विद्युत बल है F बराबर Q इंटू E, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, जबकि ऋणावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। यदि यहां पर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित पार्टिकल होता है, उसके ऊपर बल लगेगा इसकी विपरीत दिशा में। तो ये क्लियर कर लीजिए, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है? और बल की वैल्यू F इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर के इक्वल होती है। मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र में आवेश पर
आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल। देखिए हम क्या जानते हैं, एफ ई से मैं इसको पुट कर दूं, Q इंटू ई वेक्टर जानते हैं। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हमने यहां पर दे दिया है। अब विद्यार्थियों हमने पढ़ लिया है, इसी चैप्टर में पढ़ लिया है कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कोई आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र में यदि वो गतिशील अवस्था में होता है तो उस पर चुंबकीय बल भी लगता है। मेरी बात को फिर से सुन लीजिए, आवेश यदि गति करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा। यदि कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गति कर रहा है तो उसके ऊपर एक बल लगेगा जिसको हम F बराबर क्यू वी क्रॉस बी से पुट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, चुंबकीय बल हम पढ़ चुके हैं और चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला हमारे पास में आया था, देखा था हमने, F वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था। F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। और इस बल की जो डायरेक्शन है, इसकी बल की दिशा किधर होगी, जैसे यहां पर तो हमने क्लियर कर दिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल लगता है। एफ ई है, इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, लेकिन एफ एम की डायरेक्शन किधर होती है, एफ एम की दिशा वी वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। हमने एफ वेक्टर की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझा है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह कहता है कि आप अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा यदि आवेश के वेग की दिशा में है तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसका मतलब है कि ये जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत लग रहा है और आवेश के वेग की दिशा के भी लंबवत लग रहा है। तो जो चुंबकीय बल होता है वो वेग के लंबवत काम करता है। ये दिमाग में फिट बैठाओ इसको। जो चुंबकीय बल है एफ एम वो चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत लगता है, साथ में वेग की दिशा के भी लंबवत लगता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई आवेशित पार्टिकल है और ये इधर गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और बल लगेगा इसके ऊपर इधर। ये वेग की दिशा है। इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो बल और वेग के बीच का कोण कितना हुआ विद्यार्थियों, 90 डिग्री। अब देखिए जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल, इसके अधीन यदि कोई आवेश गति करता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। देखो हम कार्य की डेफिनेशन ये जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। देखो कार्य का फॉर्मूला मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं, W इज इक्वल टू होता है F वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर। ये F बल है और अक्स यहां पर विस्थापन होता है। ये डॉट का मतलब है अदिश गुणा, डॉट का मतलब क्या है, अदिश गुणा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं F अक्स कोस थीटा। यहां से डॉट हटाएंगे तो विद्यार्थियों क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो भी इधर ध्यान देंगे, डॉट जब यहां से हटता है, यहां से जब डॉट हटेगा तो हम यहां पर लगा देंगे कोस थीटा। क्लियर। ये जो थीटा है वो एफ वेक्टर तथा अक्स वेक्टर के बीच का कोण होता है, एफ वेक्टर तथा अक्स वेक्टर के बीच का कोण होता है। ये कार्य का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखिए कि जब चुंबकीय बल लगता है तो वेग तो इधर, और वेग जिधर होता है विस्थापन भी कण में उधर ही होगा, कण में वेग की दिशा में ही विस्थापन होगा। ठीक है। बल लगता है जैसे y दिशा में और विस्थापन हो रहा है z दिशा में, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। बल लग रहा है ऊपर, विस्थापन हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 90। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है विद्यार्थियों 0। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होती है। ठीक है। तो यहां से जब कोस 90 की वैल्यू 0, तो इस 0 को हम यहां पर पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ अक्स 0, एफ अक्स इंटू 0।
तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डब्ल्यू का मान ही 0 आ जाएगा, डब्ल्यू का मान ही कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल के अधीन, कौन से बल के अधीन, चुंबकीय बल के अधीन यदि कोई आवेश गति करता है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। देखो विद्युत बल के जरिए तो काम होता है, कार्य होगा, जबकि चुंबकीय बल के द्वारा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर जो चुंबकीय बल लगता है उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, शून्य होता है। समझ आ गया कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 और cos 90 की वैल्यू 0। तत्पश्चात कार्य की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। हालांकि जो बल का फॉर्मूला है Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। क्लियर, चलिए मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए, तथा हम क्या जानते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, इक्वेशन नंबर 1 तक तो हमने देख ही लिया। फिर देखिए, तथा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल, गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल गतिशील आवेश पर काम करता है। चुंबकीय बल किस पर काम करेगा, गतिशील आवेश पर काम करता है। अब चुंबकीय बल का हमने फॉर्मूला पहले देख लिया, मैंने यहां पर आपको फिर से समझा दिया है। Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, बराबर में इसे आप चाहे तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को VB साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 दे दिया। तो कोई यदि आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे हुए हैं और उसमें यदि गति कर रहा है तो उसके ऊपर विद्युत बल भी काम करेगा और चुंबकीय बल भी काम करेगा। तो किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा, विद्युत बल तथा चुंबकीय बलों का सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो किसी आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होता है, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का योग, वो लोरेंज बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, लोरेंज बल। लोरेंज जो साइंटिस्ट है उसके द्वारा इसको बताया गया था, इसलिए इसको लोरेंज बल कहा गया। लोरेंज बल क्या है, किसी गतिशील आवेश पर लगने वाले कुल बल को हम लोरेंज बल कहते हैं, और किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला कुल बल विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के योग के बराबर होता है। तो मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं। देखिए, किसी आवेश पर, किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो जो कुल बल है वो किसके तुल्य होगा, F वेक्टर बराबर F E वेक्टर प्लस F M वेक्टर। F E तथा F M दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे। F E का मान कितना है, Q इंटू E के बराबर। तो मैंने यहां पर ये Q इंटू E वेक्टर, फिर प्लस में F M की वैल्यू कितनी है, समीकरण 2 के अकॉर्डिंग देखिए, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर, यहां से हम दोनों पदों में से Q यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं। मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया है, Q कॉमन ले लिया है, तो E वेक्टर प्लस, देखो Q कॉमन आ गया, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर रह गया है। ये जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में आया है, ये किसी गतिशील आवेश पर लगने वाले कुल बल को व्यक्त करता है, और कुल बल को हम लोरेंज बल कहते हैं। कुल बल को क्या कहा जाता है, लोरेंज बल कहा जाता है। तो इसका जो नाम है इस बल का, वो है लोरेंज बल। लोरेंज बल हम इसको कहेंगे। विद्यार्थियों, इतना तो समझ में आ गया, यदि कोई आवेश है और वो यदि गति करता है तो उसके ऊपर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों काम करेंगे, और
दोनों बलों का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं? लोरेंज बल कहते हैं, लोरेंज बल कहलाता है। ये तो हुआ किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल। अब यहां पर मैं चर्चा करता हूं कि यदि कोई आवेश सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, सिर्फ कौन से क्षेत्र में गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर कौन सा बल काम करेगा, कितना बल काम करेगा, और उस बल के प्रभाव में उसकी गति किस प्रकार से हो जाएगी, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल, ये हम जानते हैं, मैंने यहां पर पुट भी कर दिया है समीकरण 2 के जरिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल, गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल, वैसे हमने सदिश फॉर्म में यहां पर पुट कर दिया है, सदिश फॉर्म में मैंने लिख दिया है यहां पर। यदि हम सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को गति करवा रहे हैं तो उसके ऊपर चुंबकीय बल काम करेगा, और उस बल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान देना कि यहां पर यह है सदिश के रूप में, तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर दो सदिशों का सदिश गुणा है, और सदिश गुणा को जब खोलोगे यहां से तो वी बी साइन थीटा लिखेंगे, वी बी साइन थीटा, और एक एकांक सदिश आता है एन कैप, तो दोनों तरफ से इधर इसका परिमाण लेंगे, इधर से इसका परिमाण लेंगे, तो एन कैप एकांक सदिश का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से वी बी साइन थीटा, क्यों यहां पर पढ़ाइए, तो ये क्या आ गया? एफ एम इक्वल टू क्या आ गया? क्यू वी बी साइन थीटा आ गया है। ये जो थीटा होता है वो v और b के मध्य का कोण है। चलिए मैं यहां पर इसको भी पुट कर देता हूं, जहां थीटा v व b के मध्य का कोण है, v व b के मध्य का कोण है, v और b के बीच का जो एंगल है वो है यहां पर थीटा। वो कितना है? थीटा के इक्वल है। अब विद्यार्थी यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे। एक बार हम थीटा का मान लेंगे 0 डिग्री, एक बार हम लेंगे 90 डिग्री, और एक बार हम लेंगे 0 और 90 के मध्य। तीनों स्थितियों के बारे में यहां पर विस्तार से अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं स्थिति फर्स्ट। पहली जो स्थिति है वो क्या है? हम थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेते हैं। थीटा बराबर कितना ले लेते हैं? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझा देता हूं। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हुए, क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच का एंगल है ना। ये थीटा किन के बीच का एंगल है? v और b के बीच का, मतलब वेग, आवेश का जो वेग है उसके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल है। और यदि थीटा ही 0 है, इसका मतलब है जिधर चुंबकीय क्षेत्र उधर ही क्या है? आवेश के वेग की दिशा है। तो v और b के बीच का एंगल 0 हो गया, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आवेश गति कर रहा है। तो अर्थात आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता हो, आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो, तो क्या होगा? देखिए यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है विद्यार्थियों? साइन 0 का मान होता है 0। साइन थीटा बराबर है साइन 0, और 0 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 का मान होता है 0, और साइन 0 का मान 0, तो यहां पर पुट कर दीजिए
पुट कर देंगे तो एफ एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई, चुंबकीय बल कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, आवेश किधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होता है। उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, शून्य। मैं यहां पर पुट कर देता हूं, दैट इज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील आवेश पर, क्षेत्र की दिशा में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है। गतिशील आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है। लगने वाला बल शून्य होता है। देखो कोई बल काम नहीं कर रहा। अब यदि किसी कण पर कोई बल काम नहीं करता है तो उस कण की गति प्रभावित नहीं होती। यदि बल ही नहीं लग रहा है, जिस दिशा में वो गति कर रहा है उसी दिशा में ही गति करेगा। इसका मतलब एक रेखा की, एक सरल रेखीय दिशा में वो गति कर रहा था और सरल रेखीय पथ पर ही कण गति करेगा। तो इस स्थिति में कण का जो पथ होगा वो सरल रेखीय होगा। इस स्थिति में कण का पथ सरल रेखीय होता है। सरल रेखीय होता है अर्थात रेखीय पथ पर गति करता है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन की ओर चलेंगे। थीटा बराबर हम यहां पर लेंगे 90 डिग्री। थीटा बराबर अब हम यहां पर कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री यहां पर ले लेंगे विद्यार्थियों। 90 डिग्री जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या आने वाला है। मैं अब यहां से इसको हटा देता हूं। दूसरी कंडीशन में यहां पर अब पुट करता हूं। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो थी थीटा बराबर 0 डिग्री। अब हम लेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। स्थिति सेकंड यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या है, अर्थात आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति कर रहा हो। आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता हो। लंबवत दिशा में गतिशील हो। लंबवत दिशा में गतिशील हो तो चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्या होता है, देखिए विद्यार्थी, अब मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं बोर्ड के तल के लंबवत, और बोर्ड के तल के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे प्रदर्शित करने का तरीका समझ लीजिए। क्रॉस के साइन से उसे हम प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित किया जाएगा, क्रॉस के साइन से प्रदर्शित किया जाता है। यह आप समझ लीजिए एक बार कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र यदि कागज के तल के लंबवत, जैसे यहां पर तो मेरे पास में बोर्ड है तो मैं यहां पर बोर्ड के तल के लंबवत, तो बोर्ड के तल के लंबवत ये बाहर चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर भी हो सकता है। तो यदि अंदर यदि चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसको हम इस तरीके से क्रॉस के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तल के लंबवत अंदर की ओर, और एक ऐसे डॉट के द्वारा भी हम दिखाएंगे। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है बोर्ड के तल के लंबवत या कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। इन दोनों चीजों को आप लोग समझ लेंगे। इनके ऊपर आधारित भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या केवल दिशा के वाले पार्ट भी पूछ लेते हैं।
देखिए कई बार हमारे को डायरेक्शन दे देते हैं, आवेश की गति दे देते हैं, तो उसमें हमारे को डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन या सीधे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि यदि किसी चालक में से धारा बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये जो आपको क्रॉस के निशान आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इस दिशा में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। चुंबकीय क्षेत्र इधर से अंदर जा रहा है, किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करने का मतलब है उसकी डायरेक्शन इधर बाहर से अंदर की ओर है। क्लियर। हम एक आवेश लेंगे और उस आवेश को इस चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करवाएंगे। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र तो हो गया बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है। अब मैं यहां पर कोई आवेश ले लेता हूं, ये हमने ले लिया कोई आवेश, और इस आवेश को मैं यहां पर इस दिशा में गति करवा देता हूं, v वेग से गति कर रहा है। ये यहां पर क्या है, कोई आवेश, और इस दिशा में v वेग से गति कर रहा है। देखो इसको समझो, क्या यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और आवेश का वेग एक दूसरे के लंबवत है? हाँ, क्योंकि बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर तो है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश गति कर रहा है बोर्ड के तल में, तो बोर्ड चुंबकीय क्षेत्र तो कैसे है, ऐसे अंदर, इस डस्टर की भांति बोर्ड के अंदर ऐसे आवेश गति कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। तो 90 डिग्री के एंगल पर ये गति कर रहे हैं। देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये जो क्रॉस के साइन हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। ठीक है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है Fm बराबर QVB sin थीटा, और इस बल की जो डायरेक्शन होती है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से निकालेंगे। अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यहां पर ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। यदि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेश के वेग की दिशा में, तो अंगूठा उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यदि इन दो अंगुलियों को आप व्यक्त कर लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसको रख लीजिए आप आवेश के वेग की दिशा में, जिधर अंगूठा आएगा उस दिशा में ही क्या होगा, उस दिशा में ही क्या होगा, चुंबकीय बल की दिशा होगी। विद्यार्थियों आप अपने घर पर अपने खुद के बाएं हाथ से इसको करके देखिए, करके देखो आप खुद एक बार ध्यान देंगे। इस तरीके से हाथ करिए कि जैसे ये हमारे पास में अंगुली, ये तो क्या है, तर्जनी, तर्जनी को आप रखिए बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। अब ये यहां पर हमारे पास में ये वाली अंगुली है, वो आवेश के वेग की दिशा को बताएगी, वेग की दिशा को बताएगी। अब देखो ध्यान देना, ये अंगुली किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, ये वेग की दिशा को। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो मैंने इसको अंदर की ओर दिखा दिया। ये जो मध्यमा है वो आवेश के वेग की दिशा में, तो इसको ऊपर की ओर दिखा दिया। अंगूठा किधर है, इस दिशा में, तो इसी दिशा में बल लगेगा, इसी दिशा में बल काम करेगा। तो बल की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी, Fm इधर काम करेगा। अब देखो Fm की डायरेक्शन इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और वेग इस दिशा में है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब बल इस आवेशित कण पर इधर काम करेगा, तो देखो इस पर वेग तो, ये गति तो इधर कर रहा था, लेकिन बल इधर लग रहा है, लंबवत दिशा में लग रहा है। तो ये क्या करता है, इसके पथ को थोड़ा सा मोड़ देता है, इसके पथ को क्या करेगा, मोड़ देगा, और मोड़ने के पश्चात जो कण का पथ है वो वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। देखो अब यहां पर यदि कोई आवेश है, उसका वेग इधर होता है, उसके ऊपर बल लगेगा इधर, Fm किधर लगेगा, इधर काम करेगा। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूं। इस बिंदु पर देखना, ये थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए। हमारे को इस अंगुली को रखना है अंदर की ओर। ये अब देखो वापस मैं इधर ही लौट आता हूं। अब देखिए एक बार आप देख लीजिए, ये जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये जो अंगुली है वो आवेश के वेग की दिशा में। तो अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा।
तो मैंने इस तरीके से रखा है, देखिए इस अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लिया, ये आवेश के वेग की दिशा में, तो अंगूठा नीचे आ गया, तो इसका मतलब है चुंबकीय बल है वो नीचे की ओर होगा। बताइए आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये यहां पर जो बल लग रहा है उसकी स्थिति समझ पाए कि यहां पर है तो इधर बल लग रहा है, यहां पर है तो इधर बल लग रहा है। देखिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कंटिन्यू इसमें बने रहना पड़ेगा इस वीडियो में, तभी आपको ये टॉपिक्स कंटिन्यू समझ में आएंगे। विद्यार्थियों, तो जो बल लग रहा है Fm हर स्थिति में इधर अंदर की ओर लगेगा, इस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर काम करता है। तत्पश्चात ये जो कण है वो वृत्ताकार पथ में गति करेगा। किस टाइप के पथ में गति करेगा? वृत्ताकार पथ में गति करेगा। तो यहां पर जब आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, मतलब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है, तो कण के ऊपर चुंबकीय बल इस तरीके से काम करता है कि कण को वो वृत्ताकार पथ में घुमा देता है, कण को एक सर्कुलर पाथ में घुमा देगा, ऐसे पथ में। तो इस स्थिति में कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। कण का पथ किस टाइप का होगा? वृत्ताकार होगा। और यहां पर आप देख भी लीजिए कि मैं इस कंडीशन को यहां से हटा देता हूं, चलिए ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, इसको एक बार पूरा ही मिटाएंगे कि यहां पर थीटा बराबर कितना है आपके पास में? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। थीटा बराबर जब 90 डिग्री है तो देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? बायोलॉजी के विद्यार्थी ध्यान दें, क्योंकि बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, उनको साइन 90, कोस 90, साइन 0, कोस 0 इनकी वैल्यू में ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए आप कम से कम 2 वैल्यू अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, या एक वैल्यू तो कम से कम दिमाग में फिट बैठा लीजिए, साइन 0 का मान 0 होता है, और तो साइन 0 का मान 0 हो गया तो साइन 90 का कितना होगा? 1 होगा। और इसका ठीक अपोजिट होता है कोस में, तो कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। ये तो दिमाग में फिट बैठा लिया आपने। आजकल मैथ्स के बालकों का भी यही हाल है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में उनको भी इतना ही पता है। तो बायोलॉजी वाले विद्यार्थी निराश ना हो, बराबर है, सबके बराबर है, मैथ और बायोलॉजी सबके बराबर हैं, सब ध्यान देंगे तो ही ये टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Fm इक्वल टू कितना आ गया? QVB। QVB हमारे पास में बल लगेगा। कण का पथ कैसा होगा? कण का पथ, इस स्थिति में कण का जो पथ है वो होगा वृत्ताकार। कण कौन से पथ पर गति करेगा? एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, सर्कुलर पाथ पर कण की गति होती है। समझ आ गया? अब विद्यार्थियों हम इसकी तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, और देखो यहां पर आप लोगों को इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर बल लगता है QVB। कण का पथ होता है वृत्ताकार, और देखिए इस स्थिति में चाहे कोई सी भी स्थिति क्यों ना हो, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव कितना होगा? 0 होगा। और यहां पर कण घूमकर उसी पथ में वापस लौट आता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कंडीशंस आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, बताने वाला हूं कि यदि कण इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है। विद्यार्थी दूसरी जो कंडीशन हमारे पास में आई है, इसमें हम कुछ रिजल्ट्स यहां पर देख लेते हैं। दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी, मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी जस्ट पढ़ा ही है। दूसरी स्थिति में हमने क्या क्या देख लिया? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो उस स्थिति में जो बल है वो सर्वाधिक काम करता है, QVB के बराबर बल काम करता है। और जब QVB बल काम करता है तो आवेशित जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कण का जो पथ है वो किस टाइप का होता है? वो वृत्ताकार टाइप का होता है। इधर वेग की दिशा होती है, इधर बल की दिशा होती है, और हम ये कंसीडर कर लें कि जो आवेशित कण है उसका आवेश
Q है और उसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है और वो स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान स्मॉल m, आवेश q और वो स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B है और आवेशित कण का जो वेग है वो v है। देखो जो आवेश का वेग है ये इसे बल से प्रभावित नहीं होता। आवेश का वेग v है, इसका परिमाण सदैव नियत रहता है। इसकी डायरेक्शन तो हमेशा प्रत्येक पल पर बदल रही है। देखो डायरेक्शन इसकी इधर है, फिर थोड़ी सी देर बाद में इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, तो डायरेक्शन तो बदल रही है बट वेग का परिमाण यहां पर चेंज नहीं होता वृत्ताकार मोशन में। और इस स्थिति में कण का वेग नहीं बदल रहा है, कण के वेग की दिशा बदल रही है, दिशा चेंज हो रही है, वेग का परिमाण चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पर जो कण है उसको जो आवश्यक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो वो एक अभिकेंद्रीय बल को अनुभव करता है और यहां पर कण को जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल मतलब कण वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है ना, इसका मतलब है कि उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है और वो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिल रहा है उसको, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बल उसे घुमा रहा है और वो बल यहां पर कौन घुमा रहा है, चुंबकीय बल घुमा रहा है। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r और यहां पर जो चुंबकीय बल काम कर रहा है वो है qvb। तो v से v कैंसिल हो गया, mv/r बराबर आ गया है qb। और इसी रिजल्ट्स को यूज में लेते हुए हम अन्य रिजल्ट्स यहां पर निकालेंगे। देखिए कौन कौन से रिजल्ट हैं। देखो हमारे पास में क्या आया, mv/r बराबर qb, ये यहां से निकल गया है, यहां पर देख लीजिए यहां पर आ चुका है। अब देखो हमने क्या क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं। जो आवेशित कण है, आवेशित कण का वेग, वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, यहां से देखिए v बराबर में क्या लिख दूं, qb/r/m। देखो q r इधर आ गया, m इधर आ गया, तो आवेशित कण का वेग तो क्या आ गया, qb/r/m आ गया। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा बिंदु देखिए, आवेशित कण के पथ की त्रिज्या, आवेशित कण वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी होगी। तो आवेशित कण के पथ की त्रिज्या, आवेशित कण के पथ की त्रिज्या स्मॉल r, स्मॉल r बराबर क्या आ गया, mv/qb, mv/qb हमारे पास में आवेशित कण की पथ की त्रिज्या आ जाएगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए कोणीय आवर्ती, आवेशित कण की जो कोणीय आवर्ती है वो क्या होगी। v बराबर होता है विद्यार्थियों ओमेगा इंटू r और यहां से हम ओमेगा बराबर पुट कर देंगे v/r। तो ये v है, इसमें आप r का भाग लगा दीजिए, तो r का भाग लगाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, r से r कैंसिल, qb/m आ जाएगा, qb/m हमें मिल जाएगा, qb/m प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास में आवर्ती आ गई है। अब देखो रेखीय आवर्ती प्रति सेकंड, ये जो आवेशित कण है वो कितने चक्कर लगाता है, तो वो होता है f बराबर ओमेगा/2π, ओमेगा/2π। इसका मतलब है ओमेगा का जो भी मान है इसमें 2π का भाग लगा दीजिए, तो qb/2πm आ गया, qb/2πm आ गया। अब देखिए हम यहां पर देखेंगे आवेशित कण के वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय जिसको हम कहते हैं आवर्तकाल। बताइए विद्यार्थी ये सारी चीजें आ गई कि आपको समझ में। देखो v बराबर ओमेगा r, ये कक्षा 11 का फॉर्मूला है। ये f बराबर ओमेगा/2π, मतलब ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो f बराबर आ गया ओमेगा/2π। ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवर्ती होती है, f यहाँ पर रेखीय आवर्ती होती है और ये रिलेशन कक्षा 11 में है, कक्षा 11 में है। और यदि आप इन रिलेशंस में आपस में संबंध यदि देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप सर्च कीजिए, आपस में मिल जाएंगे कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, इसके अलावा कोणीय आवर्ती और रेखीय आवर्ती में संबंध आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
अब हम चलते हैं आवेशित कण के पथ पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय, जिसको हम आवर्तकाल कह रहे हैं। तो आवर्तकाल क्या होगा, देखो मैंने 5 बातें यहां पर बता दी है। मैंने आपको बोला भी था कि इनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो यहीं पर फॉर्मूले आ गए ना आपके सामने। तो आवर्तकाल T बराबर 1/f होगा। तो f की वैल्यू हमारे पास में ये रही 2πm। देखो QB/2πm, तो 2πm ऊपर चला गया है, ये हमारे पास में आ गई है। अब आवेशित कण की ऊर्जा, और यहां पर आवेशित कण है उसकी सिर्फ गतिज ऊर्जा रहेगी, क्योंकि कार्य यहां पर नहीं किया जाता। स्थितिज ऊर्जा उसमें इस स्थिति में संचित नहीं होती, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 12mv²। आपके पास में v की वैल्यू है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, देखो 1/2m v का स्क्वायर कर दीजिए। v कितना है, QBr/m, इसका स्क्वायर। देखो क्या निकल कर आएगा, q², b² r² बट्टे में ये 2 पड़ा ही है। देखो m का स्क्वायर होगा तो उससे 1m कट जाएगा। तो ये हमारे पास में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। ये हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी है। आप इनको एक बार करके देखिए, हो जाएगा सॉल्व, आराम से हो जाएगा। इजी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है और आप लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा। अब हम तीसरी यहां पर महत्वपूर्ण कंडीशन देकर चलेंगे कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति कर रहा हो, जहां थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल हो, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आवेशित कण का पथ किस प्रकार का होगा, इसके साथ में जो फॉर्मूले होंगे वो कौन कौन से होंगे हम आपको बता दें। आप यहां पर जो आवेशित कण है जब थीटा कोण पर गति करता है तो वो एक कुंडली नुमा पथ पर गति करेगा, तो उसके लिए भी वेग, त्रिज्या, ये जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे लागू होंगे। तीसरी वाली कंडीशन में भी यही फॉर्मूले लागू होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां पर, मैं दोबारा आप लोगों को ये फॉर्मूले नहीं करवाने वाला, ये यहीं पर आप लोग समझ लेंगे। ये फॉर्मूले हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, उसमें जरूर मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां तक क्लियर कर लीजिए। तीसरी जो कंडीशन है वो हमारे पास में है जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो। विद्यार्थियों, अब हम यहां पर तीसरी कंडीशंस देखने वाले हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन देखिए, स्थिति थर्ड, जब थीटा की वैल्यू कहां हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हो। थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होता है, 0 से 90 के मध्य होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए विद्यार्थी, मैं यहां पर एक निर्देश तंत्र ले रहा हूं। इस निर्देश तंत्र को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये मैंने आसानी से समझ आ जाए इस हिसाब से ये हमने दिखाया है ऐसे। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत एक्सिस है। देखो विद्यार्थियों, लंबवत आप लोगों को लग नहीं रही है, बट ये है कैसे, ये इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। या इसको ऐसे समझो आप, एकदम इस तरीके से, बट इस तरीके से यदि मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाएगा। या विद्यार्थियों ये नहीं समझ में आ रहा, तो चलिए मैं आपको उसी तरीके से जो हमारे पास में लंबवत जिस तरीके से हम दिखाते आए हैं उसी तरीके से ही मैं दिखा देता हूं यहां पर। देखिए इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा समझने का रहेगा इसमें। ये हमारे पास में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, ये थीटा कोण हो गया। इस दिशा में जो आवेशित कण है उसका वेग है, ये मैंने क्या दिखा दिया, आवेशित कण के वेग की दिशा दिखा दी है, आवेशित कण के वेग की दिशा, v दिशा, मतलब जो थीटा कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर आवेशित कण गति कर रहा है। अब मेरी बात को सुनना, समझना, इस वेग को हम 2 घटकों में यहां पर तोड़ देंगे। इसका इस डायरेक्शन में जो घटक होगा
वो घटक, तो उस घटक को तो हम V समांतर या इस घटक को हम कह देंगे V cos थीटा, क्योंकि जिस दिशा में थीटा होता है उस दिशा में जो घटक होगा उसको हम किससे लिखेंगे, cos थीटा में। तो V समांतर, ये दो रेखाएं खींच रही हैं ना हम, इसका मतलब है समांतर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग का घटक, वो तो हो गया V cos थीटा। ठीक है, और ये इसके ठीक लंबवत दिशा में, इस घटक की ठीक लंबवत दिशा में, और इसका जो लंबवत घटक होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। वो घटक क्या होगा, V लंबवत घटक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ये जो साइन देख रहे हैं आप, किसका साइन है, लंबवत का साइन है। और लंबवत जो घटक है वो है V साइन थीटा। अब देखो विद्यार्थियों, हमने पढ़ लिया है कि जो चुंबकीय बल लगता है वो केवल तभी काम करेगा जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति कर रहा हो। तो आवेश है वो, तो उसका जो वेग है उसके दो घटक हो गए, एक घटक तो है V पैरेलल और एक हो गया V परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब V cos थीटा और V sin थीटा। अब ये जो V परपेंडिकुलर है इसकी वजह से तो बल लगेगा, और ये जो V पैरेलल है ये आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विस्थापित करेगा। ये तो जो वेग है उसकी वजह से बल लगेगा, चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल हम क्या जानते हैं, F बराबर QVB sin थीटा, F बराबर QVB sin थीटा। और ये जब F बराबर QVB sin थीटा बल लगेगा तो कण वृत्ताकार पथ में घूमेगा। ये वेग तो कह रहा है कि आवेशित कण इधर आइए, और ये जो वेग का घटक ये है ये इसको वृत्ताकार पथ में घुमाएगा। देखो दोनों चीजें समझ लीजिए आप यहां पर, कि यहां पर वेग के कितने घटक हैं, दो। अब देखो आवेशित कण का एक घटक, ये वाला घटक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसको लाने का प्रयास करता है, और ये जो लंबवत घटक है वो इसको घुमाने का प्रयास करता है। V साइन थीटा वाला घटक इसको घुमाएगा। अब देखिए कि यहां पर हम लगा देंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इधर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में, आवेश का जो वेग है V लंबवत वाला वो ऊपर की ओर, तो अंगूठा किधर हो गया, अंदर की ओर। तो ये जो आवेशित कण है उसके ऊपर अंदर की ओर बल लगता है। देखो अंदर की ओर बल लगेगा तो इसकी वजह से इस तरीके से घूमेगा, ऐसे घूमेगा और अंदर जाएगा, फिर ऐसे बाहर निकलेगा, इस तरीके से अंदर से बाहर इस तरीके से घूमेगा ये। अब ये वाला तो जो वेग का घटक है वो आवेशित कण को इस तरीके से घुमाने का काम करता है। ये जो वेग का घटक है वो उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। तो जो आवेशित कण है उसका देखिए पथ किस टाइप का हो जाएगा, वो अंदर जाएगा, ऐसे बाहर आएगा, ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे बाहर जाएगा, मतलब वृत्ताकार पथ में भी घूम रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। तो इसका जो पथ है वो कुंडली नुमा हो जाएगा। पथ कैसा हो जाएगा, कुंडली नुमा पथ हो जाएगा। इस टाइप के पथ में जो आवेशित कण है वो गति करेगा। इस टाइप के पथ में आवेशित कण क्या करने वाला है, गति करने वाला है। देखो ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र वाली एक्सिस है और आवेशित कण का जो वेग का ये घटक है वो तो इसको इस तरीके से घुमा रहा है, और ये जो V परपेंडिकुलर है वो इसको V पैरेलल है वो इसको इधर ले जा रहा है। तो एक घटक तो इसको ऐसे घुमा रहा है, एक घटक उसको उधर ले जा रहा है। तो दोनों बलों का जो परिणामी है वो इस तरीके से, आवेशित कण इस तरीके से आगे बढ़ेगा, एक स्प्रिंग नुमा पथ पर, कुंडली नुमा पथ पर आगे बढ़ता है। ये पथ कैसा है, कुंडली नुमा पथ है, कुंडली नुमा, या इसको हम स्प्रिंग नुमा भी कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है, स्प्रिंग नुमा या कुंडली नुमा पथ के ऊपर आवेशित कण गति करता है। क्लियर। तो दोस्तों जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, तो उस स्थिति में जो आवेशित कण है वो कुंडली नुमा पथ पर गति करेगा। तो मैंने ये एक चीज तो यहां पर क्लियर कर दिया, आवेशित कण का पथ कैसा होगा, कुंडली नुमा होगा, स्प्रिंग नुमा पथ पर आवेशित कण गति करेगा। ये जो घटक है वो आवेश को वृत्ताकार पथ में घुमाता है, वृत्ताकार पथ में घुमाता है, और ये जो घटक है आवेश को रेखीय पथ पर ले जाता है। और दोनों मिलाकर, ये वाला भी और ये वाला, दोनों मिलाकर जो कण का पथ है वो कैसा बना लेंगे, कुंडली नुमा। दोनों मिलाकर कण का पथ कैसा बना लिया, कुंडली नुमा पथ बना लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो, समझो आप, ये जो कुंडली है, जो स्प्रिंग यहाँ पर बन रही है, इस स्प्रिंग का जो वृत्ताकार पथ है उसकी रेडियस है स्मॉल r। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r है। आवेश का जो मान है वो q है, उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या, मतलब जो कुंडली नुमा पथ है या स्प्रिंग नुमा पथ है, उसकी जो रेडियस होती है, जो हमने सेकंड पार्ट में निकाली, वही रेडियस होगी, वही वेग का फॉर्मूला होगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला, ऊर्जा का फॉर्मूला, सारे के सारे वही होने वाले हैं। समझ आ गया? अब देखो क्या बदला, जहां पर वेग आया, जो फॉर्मूला जहां पर भी वेग का था, वहां पर v sin थीटा हो जाएगा। आप एक बार वही ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ चीजें जो नई हैं वो समझा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, नई चीजें क्या है कि यहां पर जैसे एक स्प्रिंग है, तो एक चक्कर लगाया तो थोड़ा सा दूसरा वाला चक्कर, ये यहां से चक्कर लगाया, यहां आया, फिर अगला वाला चक्कर इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका जो विस्थापन होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका विस्थापन, उसको हम कहते हैं चूड़ी अंतराल या पिच अंतराल, या सिर्फ उसको पिच भी कहा जा सकता है। पिच अंतराल, चूड़ी अंतराल, या उसको हम पिच भी कह देते हैं विद्यार्थियों। तो जो पिच है वो क्या होती है? पिच का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, जिसको हम पिच अंतराल कह रहे हैं, पी से पुट किया जा रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, पिच दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर होता है, देखो, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो चाल तो इस दिशा में चाल तो कितनी है? v पैरेलल, और समय, समय का मतलब है एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, तो चाल तो है v पैरेलल, v पैरेलल, और समय कितना लगता है? कैपिटल T के इक्वल। अब देखो आवर्तकाल किसके बराबर होता है? आवर्तकाल का फॉर्मूला अभी हमने सेकंड पार्ट के अंदर देखा है, आप लोगों को समझाया भी है। T बराबर हमारे पास में क्या था विद्यार्थियों? 1/f, और 1/f बराबर, f बराबर क्या था? QB अपॉन में, QB अपॉन में 2πm। ये हमारे पास में आवर्तकाल T का फॉर्मूला था विद्यार्थियों। देखो एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग कि ओमेगा बराबर हमारे पास में था QB अपॉन में m, और ये होता है हमारे पास में 2πf, तो f बराबर ये आ गया विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया? T का मान ये होता है 2πm अपॉन में QB। तो यहां से इसको पुट कर देंगे, v पैरेलल की वैल्यू है वो है v cos थीटा, v cos थीटा, और T का जो मान है वो हमारे पास में है 2πm अपॉन में QB। तो ये हमारे पास में पिच का फॉर्मूला आ चुका है, पिच का सूत्र आ चुका है। विद्यार्थी इतना समझ में आ गया? तो ये थी तीसरी और महत्वपूर्ण कंडीशन। इसमें जो फॉर्मूले हैं वो वही लागू होंगे जो सेकंड कंडीशन में थे। अब हम उत्तर ध्रुवीय ज्योति जो प्रभाव है वो हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम यहां पर अध्ययन करेंगे उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति ये घटना का नाम है। ये एक घटना होती है जो कि कहां पर घटित होती है? ध्रुवों पर घटित होती है। कहां घटित होगी? ध्रुवों पर। ये मोस्टली कहां देखा जाता है? अलास्का, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला इलाका है, उत्तरी कनाडा में ये घटना देखी जाती है। ये घटना एक्चुअल में है क्या? इसमें जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर एक रंग बिरंगी मनोरम संरचना दिखाई पड़ती है। ध्रुवों पर हरे रंग की और गुलाबी रंग की मनमोहक रचनाएं दिखाई पड़ती है। सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। देखो कैसे कि ध्रुवों पर जो ध्रुवीय इलाके होते हैं वहां पर हरे रंग की और गुलाबी रंग की दृश्य दिखाई पड़ते हैं।
और उस घटना को हम उत्तर ध्रुवीय ज्योति की घटना कहते हैं। ये जो घटना है वो प्रारंभ में इसका पता नहीं था, ये घटना किस वजह से हो रही है उसको समझा नहीं जा सका था, बट आज के इस समय में इस घटना को समझ लिया गया है, इसकी व्याख्या कर दी गई है। देखो क्या है घटना, वो मैं आपको समझाता हूं कि ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी बड़ी सी बनाई है ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सकें। और ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस तरीके से पृथ्वी के अंदर भी मौजूद होती है। पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी भी किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके यहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से निकलती इसमें प्रवेश करती है, यहां से निकलती उसमें प्रवेश करती है। ये ऐसे चलती है, ऐसे होती है। बट मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं ताकि नहीं तो ज्यादा दिखाएंगे तो ये चित्र ही समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को समझना है कि ये तो पृथ्वी है पूरी की पूरी, और ये इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से बिहेव करती है जैसे इसके अंदर कोई चुंबक रखी हो। जैसे इसमें क्या रखी हो? चुंबक रखी हो। और उस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है, देखो ये तो भौगोलिक हमने दिखाए, उसका जो उत्तरी चुंबक का जो पृथ्वी के अंदर रखी होती है उसका उत्तरी ध्रुव इधर होता है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। और चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो इधर होता है। ये तो चुंबक का है, और ये जो एस है ना वो पृथ्वी का है। पृथ्वी के भी तो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव तो इधर और चुंबक का उत्तरी ध्रुव इधर। तो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव और चुंबक का उत्तरी ध्रुव सेम दिशा में होते हैं। दोनों के बीच का 11.3 डिग्री का एंगल होता है। वैसे मैंने यहां पर एंगल दिखाया नहीं है ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। मैंने बता दिया है कि 11.3 डिग्री का एंगल होता है। अब समझ लीजिए आप, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से होती है, ठीक है। ध्रुवों पर इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। ध्रुवों पर इनका जो घनत्व है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का वो ज्यादा होता है। अब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो सूर्य से आने वाले प्रकाश में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, प्रोटॉन भी आते हैं। ध्रुवों पर क्या आ रहे हैं? सूर्य से क्या निकल कर आ रहे हैं? सूर्य से हमारे को प्रकाश मिल रहा है और उस प्रकाश के अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब आ रहे हैं आवेश। क्या आ रहे हैं? आवेश आ रहे हैं। और जब इन ध्रुवों पर वो आवेश आते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है कि जो आवेश हैं वो स्प्रिंग नुमा पथ पर गति करने लगता है। आवेश किस तरीके के पथ पर गति करने लगता है? स्प्रिंग नुमा पथ पर। देखो यहां से इस तरीके से आवेश गति करेगा और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के इस तरीके से आवेश चलता है। तो इस तरीके से स्प्रिंग नुमा, देखो ऐसी स्थितियां, सारे के सारे आवेश इस स्थिति में नहीं होते। कुछ आवेश इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो स्प्रिंग नुमा पथ पर गति करने लगते हैं। और वो स्प्रिंग नुमा पथ पर जब गति करेंगे तो देखो दृश्य आप लोगों को भी रंगीन दिखाई दे रहा है, सुंदर दृश्य आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। अब देखो ये इसकी वजह से तो नहीं होता, फिर कैसे? जो आवेशित कण है वो इस तरीके से गति करेंगे, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति करते हैं। तो यहां पर क्या होता है? वायुमंडल होता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। तो उस वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ये जो आवेशित कण हैं, ये जो मैंने रेड में दिखाए हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन का पथ हो सकता है या प्रोटॉन का पथ हो सकता है। तो ये आवेश है। और आवेशित कण वायुमंडल की ऑक्सीजन से टकराएंगे, वायुमंडल की नाइट्रोजन से टकराएंगे। ऑक्सीजन से टकराते हैं तो ऑक्सीजन उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो कहां पहुंच जाएगा? उत्तेजित अवस्था में। जो निम्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति कर रहे हैं वो इससे ऑक्सीजन के परमाणु से टकराएंगे, ऑक्सीजन परमाणु को उत्तेजित अवस्था में पहुंचा देंगे। और जब उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और वहां पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो हरे रंग के प्रकाश के रूप में होता है। हरे रंग के प्रकाश उत्सर्जन होता है। जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु से जो रंग
निकलेगा वो कौन सा है, हरा। और नाइट्रोजन परमाणु जब उत्तेजित होकर अपनी मूल अवस्था में लौटता है तो वो गुलाबी रंग को उत्सर्जित करता है। तो ध्रुवों के ऊपर हरे और गुलाबी रंग की मनोहरम जो काफी सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये घटना हमने किसके जरिए समझाई है, आवेश की गति के जरिए समझाई है। आवेश जब गति करते हैं तो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के परमाणुओं को उत्तेजित अवस्था में पहुंचा देते हैं, और जब उत्तेजित परमाणु अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं, आद्य अवस्था में लौटते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन का जो ऊर्जा फोटोन होते हैं वो हरे रंग के होंगे, और नाइट्रोजन से जो फोटोन उत्सर्जित होंगे वो गुलाबी रंग के होंगे। तत्पश्चात हमें एक रंगीन नज़ारा दिखाई पड़ता है, सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। हरे और गुलाबी रंग उसमें मोस्टली होते हैं, और इस घटना को हम उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है, जो कि आवेशों की चुंबकीय क्षेत्र में गति से समझाया जा सका है। तो दोस्तों इस घटना को समझाया जा सका है, और ये ध्रुवों पर ही होता है, और मोस्टली ये कहाँ पर देखा जाता है, अलास्का और उत्तरी कनाडा में इसको देखा गया है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा अपना वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। विभिन्न हमने तीनों स्थितियां देखी, और तीनों स्थितियों के साथ में हमने उत्तर ध्रुवीय ज्योति की घटना भी यहाँ पर देखी। अब मैं आपको बता दूं हमारे व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, 9460239358। केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी हालत में नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।